कंडक्टर का बिहेवियर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब मैं अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मैंने दो प्लेट्स लगाई और ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो गया। क्यों? क्योंकि इन पे चार्ज था, बैटरी लगाए हैं ऐसे करके, बड़ी सी बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जनरेट हो चुका है। अब मैंने क्या किया, एक कंडक्टर उठा के लाके बीच में रखा। कहाँ गया ब्लू वाला? हाँ ये रहा। एक कंडक्टर उठा के बीच में मैंने रख दिया, ठीक। ये क्या है? कंडक्टर है। क्या है? अब इस कंडक्टर में तो थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों थे ना। इंडक्शन की वजह से क्या होगा, तो इधर भाई पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेंगे। इधर नेगेटिव चार्जेस थे, ये पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेंगे। और ये पॉजिटिव वाले इनको दांत मार के भगा भी रहे होंगे ना, ये भी ध्यान रखना। और ये नेगेटिव वाले इनको भगा भी रहे होंगे, तो बहुत जल्दी ये चीज होगी। ये सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का बहुत ही जल्दी होगा। और ये चीज भी तुम लोग देखे थे कि जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही ये इंड्यूस करेगा, है ना भाई। जितने पॉजिटिव चार्जेस इधर होंगे उतने ही अट्रैक्ट करते थे ना नेगेटिव को। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्लस, एक नेगेटिव चार्ज एक ही प्लस को अट्रैक्ट कर पाएगा, दो को नहीं कर सकता ना। बराबर न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो ई डेवलप हुआ इस प्लस माइनस की वजह से, वो सेम प्लस माइनस यहां जनरेट हो गया है, बस उल्टा, है ना। तो ये अगर ई एक्सटर्नल है तो यहां एक ई इंटरनल जनरेट हो गया जो कि इस डायरेक्शन में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? तो यहां इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट मतलब अंदर के किसी भी पॉइंट की बात करूं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या होगा? ई जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये समझ में आ गया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, मतलब इसको बना लो। ये पहली प्रॉपर्टी थी। मेरे को स्टेटमेंट लिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। सेकंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसको शायद मैं 50 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या बोले थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं होगा, अगर इस सरफेस के नॉर्मल नहीं होगा, कुछ एंगल पे होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन थीटा, एक यहाँ पे मान लो ये वाला एंगल थीटा है अगर, तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो साइन कंपोनेंट तो कुछ नहीं करेगा, ये जो कॉस कंपोनेंट इसके अलोंग है वो चार्जेस को मूव कराने लगेगा, है ना। और ये चीज़ तो हमको चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया था, समझ में आ गया कि पहले भी हुआ था, अभी फिर रिपीट किया मैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चलो तीसरा पॉइंट भी हो चुका है, पता है। तीसरा पॉइंट है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज in the interior of a conductor is zero and any residue charge stays on the surface of the conductor। इसको शायद 40 बार कर चुके हैं, करे है ना। नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर जीरो होता था, और जो भी चार्ज अंदर होता है वो कहाँ चले जाता है? सरफेस पे। कोई भी रेसिड्यू चार्ज अगर अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग देख चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। अरे चौथा पॉइंट भी देख चुके हो कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। पिछला डेरिवेशन था यही ना, कि सरफेस पे सेम था और उसके अंदर हर पॉइंट पे सेम होता था। याद आ रहा है? शेल के लिए किए थे जो इक्वी पोटेंशियल, सरफेस से जस्ट पहले जो डेरिवेशन किए थे, सरफेस पे आया था के क्यू बाई आर, अंदर आया था पूरा पूरा के क्यू बाई आर, हर पॉइंट का सेम होता था, है ना। तो चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट तो है कि नेट चार्ज इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, और जो भी चार्ज है वो सरफेस पे रहेगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना चाहता हूं दोनों के लिए। ठीक है, तो पहले थर्ड वाले का करते हैं। क्या चीज? कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इसको मैथमेटिक्स से कैसे प्रूव करोगे? तो देखो यार, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। और गॉस लॉ क्या बोलता है? क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज्ड, है ना। अच्छा, अभी इधर ये अंदर में जीरो होता है, प्रूव हो गया क्या? अंदर में जीरो होता है, प्रूव हो गया ना। तो अंदर में ये तो जीरो होगा, इसका मतलब ये जीरो होगा, मतलब क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा? जीरो। अरे प्रूव हो गया मैथ से भी, तो लॉजिकली भी है और मैथमेटिकली भी है। चौथा चीज मैं बोल रहा हूं क्या, कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसके अंदर? अंदर और सरफेस पे। तो अब इसको भी मैथमेटिक्स से प्रूव करते हैं। चलो, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो चीज कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है? V इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो चुका है। ठीक, पांचवा पॉइंट पे आते हैं। चलो, पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। E at surface of charged conductor is proportional to surface charge density। ठीक है, इस चीज को भी प्रूव कर लेते हैं। तो एक कंडक्टर का सरफेस ले लेते हैं। चलो, कहाँ ले? यहाँ ले लेते हैं। तो ये मैंने कोई आर्बिट्री सरफेस ले लिया। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके ऐसे डायरेक्टेड नॉर्मल ऊपर होगी। लेते हैं कि ये जो सरफेस है ना, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए और इसका जो सरफेस एरिया लिए हैं, मान लो कि वो डेल्टा एस ले लिए सरफेस एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, अब डेल्टा एस एरिया है तो क्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। और गॉस लॉ क्या बोलता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही बोलता है ना गॉस लॉ। तो Q की वैल्यू क्या है? सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों फ्लक्स तो सेम होने चाहिए। तो E डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डेल्टा एस मर गया अगर, तो क्या मिला? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, तो इसलिए मैं अगर इसमें एन कैप लगा दूं तो वो नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना। तो यही तो मैं लिखा हूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो छठवां पॉइंट लिखते हैं इसका। 5 पॉइंट हुए ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। तो इसको प्रूफ बस करेंगे, मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है ये फील्ड एरिया है और ये वाला जो है ये हॉलो है, ये हॉलो है और ये फील्ड है, ठीक। तो अब क्या होगा भाई चार्जेस का, तो पॉजिटिव चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे, मान लो पूरे में बना लेना, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मली आउटवर्ड्स हर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब अंदर क्या होगा पता है, यहाँ पे E 0 होगा और V कांस्टेंट होगा, लेकिन जब यहाँ की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे V जो होगा वो कुछ दूसरा वैल्यू होगा, कांस्टेंट वो भी होगा बट कोई दूसरा वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये एक चार्ज कंडक्टर कैविटी है और कैविटी के अंदर मतलब ये जो हॉलो एरिया है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब इस कैविटी के पास में मैंने एकदम कैविटी से जस्ट जुड़ा हुआ एक गॉसियन सरफेस ले लिया। उस गॉसियन सरफेस से मैं अगर देखूंगा तो चार्ज इनक्लोज तो 0 होगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप 0 होगा, गॉस लॉ से जो ये किए हो सेम ऐसे ही कि Q इज इक्वल टू 0 होगा तो फाई यहाँ से 0 मिलेगा, तो E डॉट डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। और इसके बाद ना मैं क्या करूँगा, मैं एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम करूँगा, ये सरफेस पे एक गॉसियन सरफेस, अगर इस सरफेस से जस्ट नीचे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो इसके भी अंदर अगर मैं देखूंगा तो फिर से चार्ज इनक्लोज 0 होगा और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। और हाँ, जब पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो कुछ अलग आएगा, V0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एरिया अलग है, ये फ्री स्पेस है और ये जो है ये एक मीडियम है। तो V इज इक्वल टू KQ/R होता है ना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट R होता है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट इसके लिए तो होगा बट इसके लिए वो एप्सिलॉन हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे V0 में लिखा अलग वैल्यू। कुछ समझ में आई बात की नहीं, वो मीडियम की वजह से है ना, फील्ड की वजह से नहीं है। फील्ड तो 0 है अंदर, पूरा सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही है, अंदर फील्ड पूरा 0 है, बट ये हॉलो कैविटी मतलब एयर है, फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट यूज होगा यहाँ पे, लेकिन ये कोई मीडियम होगा ना, जो भी कंडक्टर है उसका कुछ तो परमिटिविटी होगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे अलग पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ना एक चीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं फराडे केज। फराडे केज क्या है पता है, ये ना एक ठो लोहे का जाली है, जस्ट लाइक जेल। वो देखे वो WWE में एक ठो नहीं आता है क्या, रोमन रिंग्स करके कुछ होता है ना, हाँ जो भी समझ गया तुम लोग, लड़के लोग तो समझ गए ना सारे। वो पूरा जाली लगा होता है चारों तरफ से, ऐसे चारों साइड से, ऊपर से भी जाली लगा होता है, पूरा बंद रहता है, नीचे नहीं होता। लेकिन ये जो फराडे केज है ना, ये वैसी ही जाली है, बस नीचे भी इसमें पैक्ड है। मतलब तुम इसके अंदर अगर हो ना, तुम्हारे चारों तरफ केवल लोहे का एक दीवार है, पूरा स्ट्रक्चर लोहे का बना हुआ है, एक क्यूब या क्यूबॉइडल जो भी बने। तो ये केज करता क्या है, ये ऐसा नहीं लग रहा है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सारा चार्ज इसके बाहर रहेगा। पता है क्या था कि पहले के टाइम में हम लोग अगर कुछ चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट करते थे तो क्या होता था, कोई दूसरा उधर से एक चार्ज लेके आया तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन आ गया, मेरा रीडिंग गलत हो गया। अब ऐसे करते करते बहुत परेशान हुए लोग, तो फिर फाइनली उन्होंने ये वाले कॉन्सेप्ट जब फराडे भाई साहब ने बताया तो फराडे का दिमाग एक्स्ट्रा चला। वो बोला इससे तो मैं चढ़ सकता हूँ, मैं अगर अंदर बैठ जाऊँ तो बाहर कोई चार्ज लेके नाचे, चाहे पूरा का पूरा चार्ज फेंकता रहे, बम्बार्डिंग भी करा ले, मेरे इंस्ट्रूमेंट पे कोई रीडिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसने ये चीज़ की और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग,
ठीक है। अगर अंदर भी कोई रेसिड्यू चार्ज हुआ, मान लो किसी स्पार्किंग की वजह से मान लो एयर का अगर आयोनाइजेशन हो गया अंदर में केज के, तो भी वो चार्ज तो सरफेस पे चला जाएगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, ये फैराडे केज की तरह करते क्या हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग किसी रीजियन को फ्री कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। किससे? फ्री चार्जेस से। इसी प्रिंसिपल का एक और यूज है, इसको वो देखो लाइटनिंग अरेस्टर, घर के एकदम सबसे ऊंचे पॉइंट पे एक पिन लगा दिया जाता है कि जब बिजली गिरे तो वो पिन के थ्रू ग्राउंड हो जाए, हमारा घर बच जाए। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट यूज करता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है?